क्या वाकई में जगदीप धनखड़ की हेल्थ उनके इस्तीफे का कारण बनी, या कल शाम 4:30 बजे से 7:30 बजे के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया? जिन जगदीप धनखड़ के बारे में माना जाता है कि वो सरकार के बड़े क्लोज हैं, वो किसी को बिना बताए चुपचाप इस्तीफा लेकर राष्ट्रपति के पास क्यों पहुंच गए? इतनी सीक्रेसी की क्या जरूरत पड़ गई? कल जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सेकंड मीटिंग क्यों बुलाई थी? सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इस मीटिंग में क्यों नहीं गए? क्या जगदीप धनखड़ ने जस्टिस यशवंत वर्मा के इंपीचमेंट का केस अपने हाथ में लेने की कोशिश की? राज्यसभा में उन्होंने इंपीचमेंट का जो नोटिस एक्सेप्ट किया, उसमें सिर्फ विरोधी दलों के नेताओं के सिग्नेचर क्यों थे? इस मामले में जगदीप धनखड़ ने सरकार को अंधेरे में क्यों रखा? जब सरकार जस्टिस वर्मा के इंपीचमेंट का नोटिस लोकसभा में दे चुकी थी, यह मामला स्पीकर ओम बिरला के पास था, तो धनखड़ ने जल्दबाजी में इसे अपने अंडर लेने की कोशिश क्यों की? ये सारे सवाल इस बात का संकेत हैं कि जगदीप धनखड़ ने जानबूझकर सरकार से टकराव मोल लिया। उनका इस्तीफा इसी टकराव का नतीजा है। लेकिन ये ऐसी बातें हैं जो कोई कहेगा नहीं, रिकॉर्ड पर नहीं बताएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है। उसकी शालीनता और गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए, और सबने इसकी कोशिश की भी है। इसीलिए जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में भी हेल्थ को पद छोड़ने का कारण बताया और कुछ नहीं लिखा। लेकिन पार्लियामेंट में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, कोई यह मानने को तैयार नहीं है कि उपराष्ट्रपति महोदय ने वाकई में हेल्थ ग्राउंड पर इस्तीफा दिया। उनकी चिट्ठी में जो लिखा है उस पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। जो भी हुआ है वो सब सामान्य सा नहीं है, और उनके जैसा अक्खड़ मिजाज का आदमी, जो बीमारी की हालत में भी अगर कभी वो थोड़े बहुत बीमार भी रहे तो वो सदन आ जाते थे और पूरा समय देते थे कुछ चेयर पर, उनका ये कहते हुए कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, मुझे सब सामान्य नहीं लग रहा है। और कम से कम सरकार को इस पर बोलना चाहिए। सरकार बिल्कुल चुप है, और ये चुप्पी जो है वो दर्शाती है कि सब कुछ सामान्य नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कितनी देर के बाद, उनके इस्तीफे के कितने समय के बाद एक ट्वीट किया है, इसका मतलब कोई प्रयास नहीं हुआ उनकी तरफ से मनाने का या रोकने का। तो पूरी बात क्या है वो जानना बहुत दुविधा, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में खड़े हो रहे हैं। हम केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हैं कि क्या उनको पहले सूचना थी कि उपराष्ट्रपति अपने स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा देने वाले थे, और अगर सूचना नहीं थी तो इस प्रकार का असमंजस क्यों, ये हम जानना चाहते हैं। We all know that inside the corridors of powers in Parliament, we heard that the BJP MPs were signing an impeachment motion yesterday. Even ministers were signing. Therefore, on whose impeachment they were doing it, it was on white paper, and the resignation followed in the night. Now, Prime Minister, after about 12 hours, has come out with this statement. Let us wait for Mr. Dhanakhar for 2 weeks or 3 weeks to come out. He will tell the truth after some time what has happened really. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जितने गाजे बाजे के साथ आए थे, उतनी खामोशी से उनकी विदाई हो गई। न कोई समारोह हुआ, न कोई भाषण हुए। जब वो उपराष्ट्रपति बने थे तो बहुत तारीफ हुई थी। खुद प्रधानमंत्री ने सदन में कहा था कि देश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन कहीं यह सन्नाटा आने वाले तूफान का संकेत तो नहीं? यह भी विडंबना है कि जगदीप धनखड़ ने लिखकर कहा कि वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन कोई इस पर भरोसा नहीं कर रहा। और तीसरी बात है, क्या धनखड़ की जगह अब उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जल्दी करनी होगी? संविधान के मुताबिक वाइस प्रेसिडेंट के पद को भरने की कोई जल्दी नहीं होती। नियम कहता है एज सून एज पॉसिबल। उपराष्ट्रपति के मेनली 2 फंक्शन होते हैं। अगर किसी वजह से प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाए तो यह जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति पर आ जाती है। लेकिन 1969 में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें यह क्लियर हो गया था, अगर वाइस प्रेसिडेंट ना हो
और राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो ये जिम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दी जा सकती है। इसलिए न कोई जल्दी है न कोई कंपल्शन है। उपराष्ट्रपति का दूसरा रोल होता है राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर। अगर वो पद पर ना रहें तो डिप्टी चेयरमैन ये जिम्मेदारी आसानी से संभाल सकते हैं, इसीलिए इसका भी कोई प्रेशर नहीं है। और आज राज्यसभा में ये जिम्मेदारी हरिवंश ने संभाल ली। नोट करने वाली बात यह कि जगदीप धनखड़ को लेकर आज कांग्रेस के नेता सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा बेचैन दिखाई दिए। जो नेता कुछ दिन पहले तक जगदीप धनखड़ पर सरकार के इशारे पर सदन चलाने का इल्जाम लगाते थे, जो नेता कुछ दिन पहले तक जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग कर रहे थे, उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर आए थे, वो सारे के सारे नेता आज जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को सरकार के तानाशाही रवैये का सबूत बता रहे थे। सबने धनखड़ के इस्तीफे के अपने अपने मतलब निकाले। जयराम रमेश ने एक के बाद एक ट्वीट करके आरोप लगाया कि सरकार के मंत्री, राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा ने, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जगदीप धनखड़ का अपमान किया, उनकी इंसल्ट की। चेयरमैन ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई, लेकिन न सदन के नेता नड्डा उस मीटिंग में गए और न किरेन रिजिजू पहुंचे, जबकि विपक्ष के नेता पहुंच गए थे। इस अपमान से जगदीप धनखड़ दुखी थे। ये सारी बातें कही है जयराम रमेश ने। कांग्रेस के सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि जगदीप धनखड़ नहीं, सरकार बीमार है। रेणुका चौधरी ने कहा कि धनखड़ तो हट्टे कट्टे जाट हैं। कल तक ठीक थे, सदन चला रहे थे, और शाम को इतना बीमार हो गए कि इस्तीफा देना पड़ा। रेणुका चौधरी ने कहा कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा खेल हुआ है। वो खेल क्या है ये तो सरकार ही बता सकती है। उपराष्ट्रपति जी हट्टे कट्टे दिख रहे थे कल सुबह। हाउस तो बड़ा अच्छा चला। कल सुबह उन्होंने बहुत बड़ा दिल से सबसे बात की, मीटिंग भी कर लिए। जब तक तो ठीक था। मुझे लगता है सरकार की बीमारी है। सरकार में कोई ऐसा अजीब वायरस घूम रहा है जहां वो एक लीडर को चुन नहीं पा रहे। उम्र की बात आ रही है तो कईयों का नंबर अब आ जाएगी। ये बीमारी सबको फैलेगी, आप देखते रहिए। भाजपा का भी ठीक से किया, स्वास्थ्य का खराब हो सकता तो एम्स जैसे बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है, इसका इलाज हम करवा देंगे। और ऐसी कौन सी बड़ी स्वास्थ्य की मुद्दा है उपराष्ट्रपति का? वो लंबे जम्बे जाट है, हट्टे कट्टे, सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है। ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है, तो अब आके इनको भी ऐसी लग गई है। संजय राउत ने पहले जगदीप धनखड़ के बारे में क्या क्या कहा होगा वो तो शायद उन्हें खुद भी याद नहीं होगा, लेकिन आज संजय राउत भी धनखड़ को लेकर काफी फिक्रमंद दिखाई दिए। उन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ दिया। संजय राउत ने कहा कि सितंबर में बहुत बड़ा सियासी बदलाव होने वाला है। उनको सोर्सेस से पक्की खबर मिली है कि कोई बड़ी राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। धनखड़ का इस्तीफा तो शुरुआत है, आगे इससे भी बड़ी बड़ी और धमाकेदार खबरें आने वाली हैं। पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, बड़ी राजनीति हो रही है दिल्ली में। राष्ट्रीय राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बातें हो रही है, जल्दी सामने आ जाएगी। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूँ। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुशमिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। हमारे उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको जो देखता हूँ वो सहजता से मैदान छोड़ने वाली व्यक्ति नहीं है, वो लड़ने वाले आदमी है। नहीं, उनकी हेल्थ ठीक है, एकदम स्वस्थ है। कल दिन भर में उनको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, परफेक्ट थे। कुछ ना कुछ हो रहा है, जल्दी पता चलेगा। अब देखिए, हेल्थ की बात कोई मानने को ही तैयार नहीं है। आरजेडी के मनोज झा ने कहा सरकार की यह खासियत है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता ही नहीं लगता। मनोज झा ने कहा धनखड़ का इस्तीफा कोई मामूली बात नहीं है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से पूरी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है। मैं क्या कहूं, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने दिया है। मुझे इस सरकार की कुछ चीजें जो बेहद परेशान करती हैं, और मैं अकेला नहीं हूं। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच
अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं। ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। राज्यसभा में बार बार धनखड़ के ऊपर प्रश्न खड़े करने वाले, उंगली उठाने वाले कांग्रेस के नेताओं को अब जगदीप धनखड़ में हजारों खूबियां नजर आने लगी हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा कि धनखड़ इस देश के किसानों की आवाज है, उनको संविधान की बहुत अच्छी समझ है। जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया उससे सरकार पर एक और दाग लग गया। वो संसदीय ज्ञान के धनी थे और कृषक आंदोलन और किसानों की आवाज उठाने वाले थे। ये संसदीय इतिहास का काला दिन है जब एक उपराष्ट्रपति जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 5 साल का जब कार्यकाल उनका चुना गया था उस समय सभी को मालूम था, उनकी आयु मालूम थी, सब कुछ मालूम था, तो ये कारण सिर्फ गैस हो सकता है। कांग्रेस के एक और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने तो सरकार को सुझाव दे दिया कि वो जगदीप धनखड़ को फिर से वाइस प्रेसिडेंट बनाएं, क्योंकि उनके जैसा प्रतिभावान शख्स तो मिलना मुश्किल है। मैं 5:30 बजे मिला था चेयरमैन साहब से और यूजुअल अच्छे मूड में थे। उनकी चिंता केवल यही रहती थी कि किसी तरह से डिबेट हो और हाउस अच्छे से चले, इसके अलावा ज्यादा कुछ मुझे लगा नहीं। और जस्टिस वर्मा पर भी वो मेरे सामने ही, जब हम और जयराम जी, प्रमोद तिवारी जी बैठे थे उनके चैम्बर में, तो सेक्रेटरी जनरल को बुला के वो पूछ रहे थे कि पता करिए लोकसभा में आया है कि नहीं आया है। तो पूरी प्रक्रिया की उनको जानकारी है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, वो सब कानून के अच्छे ज्ञाता हैं। तो नॉर्मल था, ये चौंकाने वाला है और मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के लोगों को इसमें इंटरवेन करके और उनको फिर से वापस रखना चाहिए। लेकिन बीजेपी और सरकार ने इस मामले पर पूरी तरह चुप्पी साध ली है। हालांकि विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा पर उंगली उठाई, इसलिए नड्डा ने सफाई जरूर दी। नड्डा ने कहा कि वो और किरेन रिजिजू पार्लियामेंट के दूसरे इंपॉर्टेंट काम में बिजी थे, इसलिए मीटिंग में नहीं पहुंच पाए और इसकी जानकारी उन्होंने चेयरमैन के ऑफिस को पहले से दे दी थी। नड्डा ने कहा वो जगदीप धनखड़ का बहुत सम्मान करते हैं और उनके इंसल्ट की तो बात वो सोच भी नहीं सकते। नड्डा ने जवाब दे दिया, लेकिन अब तक जो संकेत मिले उससे यही लगता है कि कल शाम 3 बजे के बाद अचानक कुछ डेवलपमेंट्स हुए, जिससे ऐसा लगा कि जगदीप धनखड़ सरकार के साथ कॉन्फ्रंटेशन के मूड में आ गए हैं और इसका ट्रिगर पॉइंट बना जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन। सरकार चाहती थी कि यशवंत वर्मा को हटाने का मोशन लोकसभा में लाया जाए, लोकसभा के स्पीकर की निगरानी में कमेटी बने जो पूरे मामले की जांच करे और लोकसभा से ही इंपीचमेंट का प्रोसेस शुरू हो। कल दोपहर करीब 2:30 बजे लोकसभा के सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को इंपीचमेंट मोशन लाने का नोटिस दिया। इस नोटिस में सत्ता पक्ष और विपक्ष के 152 सदस्य सांसदों के सिग्नेचर थे। जिन सांसदों ने इस नोटिस में साइन किए उनमें राहुल गांधी भी थे। लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर पूरी सहमति बन चुकी थी। स्पीकर के पास नोटिस पहुंच चुका था, लेकिन करीब 1.5 घंटे के बाद अचानक जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में ऐलान किया कि उन्हें जस्टिस वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाने का नोटिस मिला है, जिसमें 50 से ज्यादा सांसदों के सिग्नेचर हैं। वो इस नोटिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। 4:07 पर जगदीप धनखड़ ने जब सदन में यह ऐलान किया तो सत्ता पक्ष के लोग हक्के बक्के रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया, किसी को कुछ पता नहीं था। उस वक्त जेपी नड्डा हाउस में नहीं थे, अमित शाह या पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर भी मौजूद नहीं थे। सदन में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और जी किशन रेड्डी थे। वो एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे कि ये हो क्या रहा है। I need to inform you that I have received notice of motion under Article 217 1B, read with Article 218 and Article 124, Sub-Article 4 of the Constitution of India, along with Section 3(1)(b) of the Judges Enquiry Act 1968,
to constitute a statutory committee for removal of Justice Yashwant Verma, Judge of the High Court of Judicature at Rajasthan, at Allahabad. This has been received by me today. It is signed by more than 50 members of the Council of States, and thus it meets the numerical requirement of signing by members of Parliament for setting in motion a process for removal of a High Court judge. सरकार को इस बात की भनक तक नहीं थी कि राज्यसभा चेयरमैन के पास जस्टिस वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन का कोई नोटिस भी आया है और चेयरमैन उसको मंजूर करने वाले हैं, क्योंकि इस नोटिस में सत्ता पक्ष के एक भी मेंबर के सिग्नेचर नहीं थे। बाद में पता लगा कि जगदीप धनखड़ ने जिस नोटिस को मंजूर किया उस पर 63 सांसदों के सिग्नेचर थे और साइन करने वाले सभी एमपीज विपक्ष के थे। इसलिए सत्ता पक्ष के नेता चेयरमैन के ऐलान से चौंक गए, लेकिन जगदीप धनखड़ यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, अगर किसी जज को हटाने का प्रस्ताव किसी एक सदन में पेश किया जाता है तो उसकी प्रक्रिया अलग है, लेकिन अगर दोनों सदनों में एक ही दिन प्रस्ताव पेश किया जाता है तो उसका तरीका अलग है। धनखड़ ने कहा, अगर एक साथ दोनों सदनों में ऐसा प्रस्ताव आता है तो 1968 के जजेस इंक्वायरी एक्ट के मुताबिक स्पीकर और चेयरमैन मिलकर जांच कमेटी बनाते हैं। जगदीप धनखड़ ने पूरी प्रक्रिया सदन में पढ़कर बताई, वो पूरी तैयारी करके आए थे। और फिर कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल से पूछा, क्या लोकसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव आया है? जब कानून मंत्री ने हां में जवाब दिया तो जगदीप धनखड़ ने कहा कि इसके लिए अब दूसरी प्रक्रिया अपनानी होगी। Coming to a motion that has been presented in both the houses on the same day, it says, provided that where notice of a motion referred to in subsection 1 are given on the same day in both the houses of Parliament, no committee shall be constituted unless the motion has been admitted in both the houses, and where such motion has been admitted in both houses, the committee shall be constituted jointly by the Speaker and the Chairman. So since the provisions are different, I have directed the Secretary General to update whether such a motion has also been moved in the House of the People. Honorable Law Minister, are you aware? मोशन हैज बीन मूव्ड। हाँ, मोशन स्पीकर साहब के पास जो है वो सांसदों ने मिलकर के दिया है, कर दिया। इन दैट केस, सिंस द ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर इज प्रेजेंट हियर and has so indicated that a similar motion has come to be presented by requisite number of members of Parliament of Lok Sabha, requisite more than 100. More than 100, 152, I think. More than 100. To the Honorable Speaker, Lok Sabha, the provisions of rule, provisions of section 3, subsection 2, proviso will come into effect and the Secretary General will take necessary steps in this direction. राज्यसभा में इंपीचमेंट मोशन के नोटिस को मंजूर करने के बाद जगदीप धनखड़ 4:20 पर हाउस से चले गए, क्योंकि 4:30 बजे उन्होंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुला रखी थी। हालांकि बीएससी की एक मीटिंग सुबह हो चुकी थी और परंपरा है कि दिन में एक ही मीटिंग होती है। दूसरी मीटिंग क्यों बुलाई गई, इसका कारण स्पष्ट नहीं था, क्योंकि 10 मिनट पहले राज्यसभा में जो कुछ हुआ था उससे सरकार के मंत्री हैरान थे, परेशान थे। जेपी नड्डा और किरण रिजिजू बीएससी की मीटिंग में नहीं गए, किसी दूसरे मंत्री को भी नहीं भेजा गया। इसके बाद जगदीप धनखड़ ने बीएससी की मीटिंग टाल दी। यह मीटिंग आज दोपहर 12:30 बजे होनी थी, यानी
उस वक्त तक धनखड़ का इस्तीफा देने का कोई मूड नहीं था। उस वक्त तक जगदीप धनखड़ की तबीयत ठीक थी, लेकिन इस दौरान अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने मीटिंग की। उसके बाद धनखड़ की तबीयत नासाज हुई। उन्होंने राष्ट्रपति महोदया से मिलने का वक्त मांगा और शाम को 7:30 बजे अपना इस्तीफा लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंच गए।